नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान के इतिहास की क्लास नंबर 6 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और कल जो क्लास नंबर 5 हमने पढ़ी थी, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, लेवल 1 में भी वो टॉपिक दे रखा है और लेवल 2 में भी वो टॉपिक दे रखा है। देखिए, जनजातीय आंदोलन आपके क्लास नंबर 5 में कंप्लीट हो चुका है। और क्लास नंबर 6 जो है साथियों, इसमें हम राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपने एक नाम जरूर सुना होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। ये जो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन है, यूं मान लीजिए राजस्थान में जितने किसान आंदोलन हुए वो एक तरफ है और बिजोलिया किसान आंदोलन एक तरफ है। इसके टोटल 3 चरण हैं, तो तीनों चरणों को हम आज इसी एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास नंबर जो 7 रहेगी उसमें भी राजस्थान के किसान आंदोलन ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो मैटर थोड़ा ज़्यादा है इस टॉपिक का, इसलिए एक क्लास में इनको पढ़ाना संभव नहीं है साथियों। क्लास नंबर 7 में ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके एक टॉपिक और बचेगा, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान का जो योगदान था उसके बारे में भी हम क्लास नंबर 8, 9, 10 यूँ मान लीजिए 1857 की क्रांति की 3 क्लासेज आपके बन सकती है। तो यहाँ पर इस बिजोलिया किसान आंदोलन को बिल्कुल कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लेवल 1 में भी सम्मिलित है और लेवल 2 में भी सम्मिलित है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान में किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। अभी हमने बिजोलिया किसान आंदोलन की बात नहीं की है, अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक की बात कर रहे हैं, प्रवर्तक की बात कर रहे हैं। एग्जाम में डायरेक्टली भाई आपके राजस्थान में किसान आंदोलन का टॉपिक बिल्कुल साफ साफ दे रखा है सिलेबस में। तो साथियों, उससे डायरेक्टली एक प्रश्न बन सकता है कि भाई राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो आंसर क्या रहेगा, विजय सिंह पथिक जो है ये राजस्थान में क्या है, किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के जो किसान आंदोलन हैं उनमें बिजोलिया किसान आंदोलन जो आंदोलन है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिजोलिया किसान आंदोलन को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, ये साथियों ये बिजोलिया नामक एक स्थान है, ठीक है ना, बिजोलिया नामक एक स्थान है जो कि मेवाड़ रियासत का एक हिस्सा था। याद रखना है आपको, ठीक है ना। जो ऊपरमाल का पठार है मुख्य रूप से इसका भी नाम आता है इस बिजोलिया में। तो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ कहाँ पर हुआ, बिजोलिया में हुआ। और ये जो बिजोलिया है ये किसका हिस्सा था, देखो हमने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट पढ़ा है, उसमें हमने अलग अलग रियासतें पढ़ी थी कि भाई राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये जो 19 रियासतें थी उनमें एक रियासत कौन सी थी, मेवाड़ रियासत। इस मेवाड़ रियासत का ही हिस्सा कौन सी जगह थी, बिजोलिया। तो यहाँ पर जो किसानों ने आंदोलन किया है उसी को किस नाम से जाना जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक चीज तो हमारे क्लियर हो चुकी है कि भाई जो बिजोलिया नामक स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया वही क्या कहलाया, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया में मुख्यतः धाकर जाति के किसान निवास करते थे। भाई कौन सी जाति के, मुख्य रूप से जो धाकर जाति होती है साथियों, इस जाति के किसान कहाँ निवास करते थे, बिजोलिया में। इनके द्वारा ही यह आंदोलन किया गया था। और जो बिजोलिया है साथियों ये अ श्रेणी का ठिकाना था, अ श्रेणी का। कई जगह एक भी लिखा होता है कि बिजोलिया एक श्रेणी का, अलग अलग श्रेणी में डिवाइड था। ये ठिकाने जो थे अलग अलग श्रेणी में डिवाइड थे पहले, जैसे अ श्रेणी, ब श्रेणी, स श्रेणी, इस प्रकार की श्रेणियों में विभक्त थे। तो जो ये बिजोलिया था ये कौन सी श्रेणी में का ठिकाना था साथियों, अ श्रेणी का ये ठिकाना था। आगे अगर हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ तो आखिर किन कारणों से बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ा। भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई हर जगह आंदोलन हो रहे थे, कहीं कहीं आंदोलन हो रहे थे, तो उन आंदोलन होने का कारण क्या है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, पहले इसके कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनके कारण बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों बिजोलिया किसान आंदोलनों के कारणों में एक कारण आता है चौरी कर। देखो चौरी कर क्या होता है, तो उस समय किसान अपनी पुत्री का जो विवाह करता था, ठीक है ना, अपनी बेटी की जो शादी करता था, तो शादी के अवसर पर
जो वहाँ का जागीरदार था उसको 5 रुपये शुल्क देना पड़ता था। अब आज से देखो कितने सालों पहले, यूँ मान लीजिए आप 150 साल पहले 5 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। ऐसा माना जाता था कि 5 रुपये में तो पूरी शादी हो जाएगी, तो जितने रुपए में शादी हो जाएगी उतना कर किसको, जागीरदारों को देना पड़ता था। तो ये जो चौरी कर था ये भी एक कारण बना था साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन का। ठीक है, चौरी कर क्लियर है सभी के? क्या होता है चौरी कर? पुत्री के विवाह पर एक 5 रुपये का शुल्क देना पड़ता था जो जागीरदार थे, ये होता था चौरी कर, और इसको जागीरदारों ने ही लागू किया था साथियों। नेक्स्ट जो कारण रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन का, वो कारण था तलवार बंधाई कर। क्या नाम है कर का? तलवार बंधाई कर। देखो तलवार बंधाई कर क्या होता है? उत्तराधिकार शुल्क। कि जब भी कोई जो जागीरदार है, कोई शासक है, पद ग्रहण करता है तो उसका भी एक कर जनता को देना पड़ता था कि भाई कोई भी नया शासक बना, नया जागीरदार बना तो आपको राज्य को या जागीरदारों को वो कुछ कर देना पड़ेगा, कुछ पैसे देना पड़ेगा। तो ये भी बिजोलिया किसान आंदोलनों के कारणों में एक कारण आता है। एक तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है 84 प्रकार की लाल बाग। 84 प्रकार की लाल बाग मतलब 84 प्रकार के छोटे मोटे कर बिजोलिया के किसानों को अपने जागीरदार को देना पड़ता था। भाई 84 प्रकार के कर कितने होते हैं सोच के देखो आप। सबसे मुख्य कारण तो यही माना गया था कि अलग अलग प्रकार के 84 जो कर है साथियों वो किसान किसको देंगे, जागीरदारों को देंगे। तो उनकी जो जितनी भी मेहनत कर रहे, बचत छोड़ तो उनके जो मतलब एक तरह से जो मूल आवश्यकता होती थी उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाते थे। एक जो कारण था वो था लाटा कर। लाटा कर क्या होता था? तो कटी हुई फसल पर, कि फसल कट चुकी है तो सभी किसानों को, अभी तो फसल कटी है, फसल कटते ही साथियों एक कर सभी किसानों को देना पड़ता था जिसको कहा जाता था लाटा कर। और ये लाटा कर किसको देते थे किसान? जागीरदारों को ये कर देते थे। जो वहाँ का जो जागीरदार, तत्कालीन जागीरदार उस समय के होंगे, उनको लाटा कर भी दिया जाता था जैसे ही किसान अपनी फसलों को काट लेते थे। एक जो कारण था वो था कुंता कर। देखो कुंता कर क्या है कि पहले तो कटी हुई फसल पर भी कर देना है और खड़ी हुई फसल पर भी कर देना है। कि फसल खड़ी है अभी काटी नहीं है तो आपको कुंता कर देना है भाई। तो जब तक अरे फसल बोई है उसमें खर्चा किया होगा, उसको काटा ही नहीं है, बेचा ही नहीं है, अभी कहाँ से कर देंगे? तो ये फिर भी कर किसान देते थे जिसको कहा जाता था कुंता कर। और फसल काट ली फिर एक और कर लाटा कर। 84 प्रकार के छोटे मोटे कर और तलवार बंधाई कर, चौरी कर। तो ये इस प्रकार के ये जो 5 जो कारण हम यहाँ देख रहे हैं ये बिजोलिया किसान आंदोलनों के मुख्य कारणों में सम्मिलित है। क्लियर है सभी के? थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखो चीज़ों को समझोगे तो ही याद होगा, ये तो बहुत ही कठिन टॉपिक आपको ये लगने वाला है। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, चीज़ों को समझोगे तो बहुत आसान लगेगा, अगर समझोगे नहीं तो बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलूंगा साथियों, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। तो ये मुख्य कारण किसके थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के ये मुख्य कारण थे। क्लियर है यहाँ तक कि भाई इन कारणों की वजह से बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। आगे बात करेंगे। देखो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक तो ऊपर हमने किसको देखा था? विजय सिंह पथिक को। भाई विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्या है? किसान आंदोलन के जनक है। लेकिन जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था साथियों, इस बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है साधु सीताराम दास को। किसको? साधु सीताराम दास को ही बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अब एक चीज देखो आप, जनक क्यों कहा जाता है? इन्होंने कुछ कार्य किया होगा, मतलब कुछ आगे रहकर एक तरह से नेतृत्व करना होता है ना साथियों। जैसे कोई भी एक टीम बनी है तो उसका एक लीडर होता है, कप्तान होता है। तो मुख्य रूप से कप्तान की बातें सभी मानते हैं। तो उसी प्रकार ये जो साधु सीताराम दास जी थे, इन्होंने भी किसानों को संगठित किया। इन किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उन किसानों को संगठित किया कि भाई अलग अलग प्रकार के इतने कर लगा दिए हैं तो हमें ये कर नहीं देना है। इस प्रकार से लोगों में इन्होंने जागृति पैदा की थी। किन्होंने? साधु सीताराम दास ने। इसी वजह से बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन को मुख्य रूप से कितने चरणों में बांटा गया है, तो भाई 3 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से चरण हैं? प्रथम चरण जो है 1897 से 1915 तक चला। दूसरा चरण 1916 से 1922 तक चला। और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला। अगर हम इन चरणों की बात करें
तो कई जगह पर ये जो द्वितीय चरण है 1922 की जगह 1923 भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब 1897 से शुरुआत हुई और 1941 तक चला। कितना लंबा भाई, 1897 मतलब 3 साल तो ये और 41 साल ये, 41 प्लस 3 मतलब 44 सालों तक ये आंदोलन चला था। विश्व का सबसे लंबा आंदोलन है साथियों ये। विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो एक एक चरण को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। प्रथम चरण को पढ़ेंगे, फिर द्वितीय को पढ़ेंगे, फिर तृतीय को। आराम से सुनोगे तो हर चीज समझ में आएगी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से कहानी के रूप में सुनना, ऐसा होना चाहिए कि आप भी वहीं पर उपस्थित हो। तो चलिए शुरू करेंगे प्रथम चरण को। आप सभी को पता होगा कि ये जो चीज़ें हैं, इन सभी की पीडीएफ आपको स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और इन सभी की जो टेस्ट सीरीज है 149 रुपये में आपको स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर उपलब्ध है साथियों। लेवल 1 के लिए भी ये टेस्ट सीरीज है और लेवल 2 के लिए भी ये टेस्ट सीरीज है ऑल सब्जेक्ट की। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर भी ऐप को डाउनलोड करके 149 रुपये की टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। लगभग 70 टेस्ट वहाँ पर डाल दिए गए हैं। 149 रुपये ही शुल्क है, बहुत नाम मात्र का शुल्क है, जिसमें अभी तक 70 टेस्ट डाल दिए हैं एक सवा महीने में साथियों। और एग्जाम तक इसी शुल्क में आपको, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपको रोजाना कम से कम 2 टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप यूँ मान लीजिए 250 से 300 टेस्ट आपको 149 रुपये में उपलब्ध हो जाएंगे। 1 रुपये में 2 टेस्ट आपको न्यूनतम मान के चलो आप। तो ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखो प्रथम चरण की बात करते हैं। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके प्रथम चरण की शुरुआत मानी जाती है 1897 से 1915 ईस्वी तक। इसके जो प्रमुख नेता माने जाते हैं साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रथम चरण था ये, इसके प्रमुख नेता किसको माना जाता है? साधु सीताराम दास को प्रथम चरण का प्रमुख नेता माना जाता है। अब एक चीज यह है कि भाई अगर साधु सीताराम दास को प्रमुख नेता माना जाता है, इसी वजह से तो हमने ऊपर ये लिखा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, और उसमें हमने लिखा था किसको? साधु सीताराम दास को। इसी वजह से लिखा था क्योंकि प्रथम चरण पहला चरण है, शुरुआत किसने की? प्रथम चरण से शुरुआत होती है। तो साधु सीताराम दास सबसे प्रमुख नेता थे, इसी वजह से इसके जनक भी कौन है साथियों? साधु सीताराम बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है। अगर हम देखें आगे तो 1894 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बिजोलिया के जो किसान थे इनके साथ में 1894 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बिजोलिया के जो ठाकुर थे राव गोविंद दास, कौन थे? राव गोविंद दास। अब साथियों राव गोविंद दास की मृत्यु हुई 1894 में। कब हुई? 1894 में। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, किसानों को मतलब नाम मात्र का भी प्रताड़ित नहीं किया जाता था। लेकिन जब बिजोलिया के ठाकुर या जागीरदार राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई, तो यहाँ के जो किसान है साथियों, इसके बाद में किसान और जागीरदारों के जो मध्य संबंध है, यहाँ तक तो ठीक थे, लेकिन इसके बाद में इनके संबंध सही नहीं रहे। मतलब जागीरदारों ने किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। 1894 में जब देखो ठाकुर राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई, तो बिजोलिया के नए जागीरदार या नया ठाकुर कौन बने? राव कृष्ण सिंह बने। कौन बने? 1894 में बिजोलिया के जागीरदार बने राव कृष्ण सिंह। किसकी मृत्यु के बाद में? राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद में बिजोलिया के जागीरदार 1894 में राव कृष्ण सिंह बने। मतलब टोटल जो निर्णय लेगा वो कौन लेगा? अब बिजोलिया के किसान जो है उनके संबंध में राव कृष्ण सिंह टोटल निर्णय लेंगे। ठीक है ना। देखो ये जो बिजोलिया जागीर है ये किसके अंतर्गत आती थी? मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आती थी। ये हमने ऊपर देख लिया था। राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार की लाल बाग लगा दिया। वे किसानों से अधिक लगान वसूलने का आदेश दिया। जैसे ही राव कृष्ण सिंह यहाँ के जागीरदार बने बिजोलिया के, तो 84 प्रकार के अलग अलग लाल बाग मतलब अलग अलग प्रकार के कर लगा दिए भाई किसानों पर। और अधिक कर वसूल मतलब लगान भी कह दो या कर कह दो, बातें किए तो अधिक लगान वसूलने का आदेश दिया कि ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलो, ज्यादा से ज्यादा कर वसूलो किसानों से। 84 प्रकार के कर इन्होंने लागू कर दिए। किसने? राव कृष्ण सिंह ने। देखो उसके बाद में क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप किसान जो है परेशान हो गए। अब इन्होंने 2-3 सालों तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन सन आया 1897 ईस्वी। 1897 ईस्वी में
ऊपरमाल के जो किसान थे साथियों, ऊपरमाल का पठार भी आपने सुना होगा। तो यहाँ के जो किसान थे, इन्होंने गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है गंगाराम धाकड़, इनके पिता की मृत्यु हुई थी और मृत्यु भोज दिया गया था। तो यहाँ के किसान कहाँ पर आए? गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज में। यहाँ पर गिरधारीपुरा नामक गांव में सामूहिक रूप से इन्होंने विचार विमर्श किया। समझ रहे हो ना बात को, कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1897 ईस्वी में, जब ये जो किसान हैं गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज में आए। कौन से गांव में आए ये सारे किसान? ऊपरमाल के जो किसान है ये कौन से गांव में आए थे? गिरधारीपुरा गांव में। यहाँ पर आकर के इन्होंने क्या किया? विचार विमर्श किया कि अरे यार, जागीरदार तो एक तरह से बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, और अपन से इतना अत्याचार सहन नहीं हो पा रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने मीटिंग रखी इस प्रकार से। कौन से गांव में रखी मीटिंग? गिरधारीपुरा गांव में इन्होंने मीटिंग रखी थी, और सामूहिक जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, विचार विमर्श किया कि नहीं, हमें ये करना चाहिए। किसी ने कहा कि हमें जागीरदार के पास जाकर सभी किसानों को कर कम करने के लिए अनुरोध करना चाहिए, या जागीरदार, मतलब ये तो ठिकाना था, हम जो मेवाड़ महाराणा हैं उनके पास चल के इस प्रकार जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो इनको दूर करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। तो इसके बाद में क्या हुआ? अलग अलग तरह के विचार आए और सामूहिक विचार विमर्श से इन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने? कि किसानों की ओर से, लिखा था मैंने, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि किसानों की ओर से नानजी और ठाकरी पटेल, दो आदमी थे। कौन थे? नानजी और ठाकरी पटेल। इन दोनों आदमियों को मेवाड़ के उस समय महाराणा थे फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। जब राव कृष्ण सिंह यहाँ के जागीरदार थे बिजोलिया के, तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे साथियों। कि महाराणा फतेह सिंह के पास कृष्ण सिंह की शिकायत करना चाहिए। तो इन्होंने दो आदमियों को कि भाई ये दोनों जाएंगे, अपन जो सारे किसान हैं, मैंने बोला ना कि कोई भी टीम होती है तो लीडर होता है, तो उसी प्रकार इन किसानों के लीडर किस किस को निर्धारित किया गया? नानजी और ठाकरी पटेल को। ये दोनों कहां पर गए? महाराणा फतेह सिंह के पास, और क्या कहा कि भाई बचाओ बचाओ, कृष्ण सिंह ने तो हमें मार ही डाला। कैसे मार डाला? कि इतने प्रकार के कर लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, हम कैसे गुजारा करेंगे। इस प्रकार से महाराणा फतेह सिंह से शिकायत किन्होंने की? नानजी और ठाकरी पटेल ने। देखो आगे क्या हुआ उसके बाद में। महाराणा फतेह सिंह ने शिकायत सुन ली किसानों की। कौन कौन गए थे शिकायत करने? नानजी और ठाकरी पटेल शिकायत करने गए थे। इसके बाद में महाराणा ने, जो महाराणा फतेह सिंह थे, इन्होंने क्या किया साथियों? हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा। अब भाई शिकायत करने आए हैं, तो जैसे अपन थाने में जाते हैं ना, तो अपने यहाँ एक कांस्टेबल आता है कि अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो उसी प्रकार फतेह सिंह जो है साथियों, इन्होंने एक आदमी था जिसका नाम था हामिद हुसैन। इस जांच अधिकारी को कहाँ पर भेजा? बिजोलिया में, कि भाई जाओ बिजोलिया जाओ आप हामिद हुसैन, और वहां जाकर के देख के आओ कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो हामिद हुसैन ने जांच की और किसानों के पक्ष में रिपोर्ट बनाई कि भाई वास्तव में किसानों पर तो बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट किसने बनाई? हामिद हुसैन ने। और वो रिपोर्ट किसको दे दी? महाराणा फतेह सिंह को दे दी। मतलब किसके विरुद्ध रिपोर्ट बनाई? कृष्ण सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट बनाई साथियों। लेकिन महाराणा फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इससे राव कृष्ण सिंह के और हौसले बढ़ गए। देखो आप, जांच अधिकारी भी भेज दिया, रिपोर्ट भी राव कृष्ण सिंह के विरुद्ध ही बनी, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट बनी। उस रिपोर्ट को महाराणा फतेह सिंह ने देख भी लिया, लेकिन जो राव कृष्ण सिंह वहां के जागीरदार थे बिजोलिया के, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर राव कृष्ण सिंह, बस मजा आ गया। अब तो कैसा है मजा? जब महाराणा ने मेरा कुछ नहीं किया तो अब तो ये क्या कर लेंगे मेरे। तो इस प्रकार उसके हौसले बढ़ गए। किसके हौसले बढ़ गए? राव कृष्ण सिंह के। यहां तक सभी के क्लियर है? देखो बिल्कुल जैसे कोई कहानी होती है ना, ऐसे सुनते जाना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। अब इसके बाद क्या हुआ वो आगे की स्टोरी देखते हैं भाई। कृष्ण सिंह ने, जो वहां का जागीरदार था, इसने नानजी और ठाकरी पटेल, ये दोनों ही तो गए थे, कि यहाँ आओ, दोनों को बुलाया कि हाँ साहब, कि तुम दोनों गए थे ना महाराणा फतेह सिंह के पास मेरी शिकायत करने, कि हम नहीं गए थे, किसानों ने भेजा था। तो भाई इन नानजी और ठाकरी पटेल को, जो ऊपर माल के थे, यहाँ से निर्वासित कर दिया कि यहाँ दिखना नहीं चाहिए मुझे। ऐसा किसने कहा? कृष्ण सिंह ने कहा। किनसे कहा? नानजी और ठाकरी पटेल से कहा। और इनको वहां से भगा दिया कि भाई ऊपर माल में दिख मत जाना दोबारा तुम। और किसानों का जो ये पहला प्रयास था,
जो उन पर अत्याचार किए जा रहे थे वो प्रयास कैसा रहा, असफल प्रयत्न उनका रहा साथियों। यहाँ तक सभी के क्लियर है, क्योंकि महाराणा ने कुछ किया ही नहीं फतेह सिंह ने, तो असफल प्रयत्न रहा। और अब इसके बाद में क्या होता है, बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से सुनना बिल्कुल साथियों। उसके बाद में राव कृष्ण सिंह ने 1903 में किसानों पर एक और कर लगा दिया। कौन सा कर लगाया, चौरी कर। देखो चौरी कर मैंने ऊपर ही बता दिया था कि पुत्री के विवाह पर किसानों को 5 रुपए जमा कहाँ कराने होंगे, जागीरदार के पास। अगर किसी को शादी करनी है तो 5 रुपए पहले यहाँ जमा कराओ और फिर अपनी लड़की की शादी करो। ऐसा कर लगा दिया जिसको कहा गया चौरी कर। किसने लगाया, ये कृष्ण सिंह ने। किन पर लगाया, किसानों पर। कब लगाया, 1903 ईस्वी में। अब किसानों ने भरपूर विरोध किया। अरे भाई हमारे तो घर में बेटी की शादी करने के पैसे नहीं है, 5 रुपए में तो पूरी शादी हो जाएगी, 5 रुपए आपको दे देंगे तो हम शादी कहाँ से करेंगे। तो भाई किसानों ने भरपूर जबरदस्त विरोध किया, किसका, इस चौरी कर का, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसका किसानों ने भरपूर विरोध किया। वे बिजोलिया में हल चलाने से मना कर दिया और 200 विवाह योग्य युवतियों को जागीरदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। देखो इसके बाद में किसानों ने एक स्कीम निकाली कि यार ये ऐसे नहीं सुनेगा चौरी कर, ये तो बहुत खराब करे, ये तो ऐसे तो अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पाएंगे और शादी करना तो जरूरी है। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं, अगर ये कर है तो हम भी हल वल नहीं चलाएंगे, मतलब खेती नहीं करेंगे। खेती करने से मना कर दिया किसानों ने। अब किसान खेती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, कोई यूं तो है नहीं कृष्ण सिंह आएगा वहां पर खेती करने के लिए। तो एक तरह से टेंशन पैदा कर दी कृष्ण सिंह के लिए, किसने, किसानों ने। और जो 200 विवाह योग्य युवतियां थी जिनकी शादी होने वाली थी, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी थी, उनको ये किसान कहाँ लेकर गए, कृष्ण सिंह के पास। और कृष्ण सिंह से कहा कि भाई ये 200 लड़कियां हैं, हम शादी भी नहीं कर पा रहे इनकी, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम हलवल भी नहीं चलाएंगे, खेती भी नहीं करेंगे, अब आप आपकी जानो। तो टेंशन में कौन आएगा, कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह आ गया टेंशन में। इसके बाद में क्या हुआ, किसानों के इस प्रयत्न से घबराकर कृष्ण सिंह ने चौरी कर समाप्त कर दिया और लगान कर जो है होता है भू राजस्व जिसको हम कहते हैं साथियों, इसको भी आधा कर दिया। मतलब एक तरह से छूट दे दी किसानों को, चलो ठीक है भाई तुम है ना खेती वेती तो करना छोड़ो मत, तुम खेती करो, हल चलाओ, मैं ये चौरी कर समाप्त कर देता हूँ और तुम्हारा जो भूमि का कर हम लेते हैं उसको भी आधा कर देता हूँ। तो किसान खुश और कृष्ण सिंह भी खुश। खैर कृष्ण सिंह उतना तो खुश नहीं था, लेकिन देखो अगर खेती नहीं होगी तो किसान लगान कहाँ से देंगे। तो इस चीज के लिए कृष्ण सिंह ने क्या किया, चौरी कर भी समाप्त कर दिया और भू राजस्व कर को भी आधा कर दिया। मतलब एक तरह से किसानों की यहाँ पर जीत हो गई थी। लेकिन ये जो किसानों को खुशी मिली थी ये ज्यादा दिन ठहरने वाली नहीं थी, क्योंकि अब मृत्यु होने वाली है किसकी, कृष्ण सिंह की। तो चलिए आगे देखेंगे। 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई। मतलब कृष्ण सिंह के कोई संतान ही थी, उसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई, 1906 में। अब कृष्ण सिंह की मृत्यु होगी, भाई उसके संतान रहती तो अगला जागीरदार कौन बनता, उसकी संतान बनती, ठीक है ना। उसका बेटा उसकी जागीरदारी की जो कुर्सी है उस पर बैठता। लेकिन वो तो बिना संतान के ही मर गया। कब मरा कृष्ण सिंह, 1906 में। अब जब कृष्ण सिंह मरा तो सीधा सा मतलब है उसने जो कानून बना रखे थे वो भी खत्म हो चुके। पहले ऐसा ही होता था। अब जो नया जागीरदार बना बिजोलिया का, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। कहाँ का था ये, कामा भरतपुर का। देखो ये नया जागीरदार पृथ्वी सिंह ये बिजोलिया का नहीं था भाई, ये था कामा भरतपुर का। ये इसका नजदीकी रिश्तेदार था, किसका, कृष्ण सिंह का। अब इसने तो देख लिया कि भाई गद्दी मेरी, अब मैं मेरे हिसाब से कर लगाऊंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जनता मेरी है ही नहीं, मैं तो कामा भरतपुर का रहने वाला हूं। तो इसने साथियों अलग अलग प्रकार के करों को लगाना ही था। तो देखो अब यहाँ का जागीरदार बन गया बिजोलिया का कौन, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कहाँ का, कामा भरतपुर का। किसका नजदीकी रिश्तेदार था, कृष्ण सिंह का। इसी वजह से तो यहाँ का ये जागीरदार बना था। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पृथ्वी सिंह जैसे ही यहाँ का जागीरदार बना, इसने 1906 में तलवार बंधाई कर लगा दिया भाई। तलवार बंधाई कर, मैंने ऊपर बताया था आपको कि जब भी कोई नया शासक बनेगा, नया जागीरदार बनेगा, तो तलवार बंधाई कर आपको देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बता दिया था। तो भाई ये भी वापस टेंशन होगी, ये तो किसानों के, मतलब किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ था। अब आगे देखते हैं। तो किसानों ने वापस विरोध किया कि नहीं हम कर नहीं देंगे तलवार बंधाई कर। इसके विरोध में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मादेव दादिच,
नाथूलाल कामदार व रामजी लाल सुनार के नेतृत्व में भूमि को पड़त रखा। अब किसानों के सामने नेता आ गए, मतलब इनके भी नेता एक अब नाम आया ना साधु सीताराम दास का, तो सबसे मुख्य नेता इनको ही माना जाता है, साधु सीताराम दास को। साधु साधु सीताराम दास के साथ में फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादिच, नाथूलाल कामदार और रामजी लाल सुनार, ये मुख्य नेता थे साथियों। इन्होंने क्या कहा कि भाई तलवार बंधाई कर हम तो देने वाले नहीं है और अपनी भूमि को हम पड़त रखेंगे। भूमि पड़त रखना मतलब खेती नहीं करना, हम खेती नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, भूमि ऐसे ही रख देंगे, हम फसल ही नहीं बोएंगे उसमें। तो ये होती है भूमि को पड़त रखना। इन किनके नेतृत्व में पड़त रखा? मुख्य रूप से साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादिच, नाथूलाल कामदार और रामजी लाल सुनार के नेतृत्व में। अब किसानों ने ये जो संगठन किया था ना साथियों, ये जो आंदोलन किया था इन्होंने, ये आंदोलन काफी संगठित था। 10-20 किसानों ने, 1000-2000 किसानों ने भूमि को पड़त नहीं रखा था। लगभग 15,000 किसानों ने, पृथ्वी सिंह ने जो तलवार बंधाई कर जो लगाया था, इसके विरोध में 15,000 किसानों ने अपनी भूमि को पड़त रखा था। अपनी भूमि में कोई भी फसल नहीं बोई थी। तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है, बहुत ही संगठित था ये जो आंदोलन हुआ था। अब इसके बाद में पृथ्वी सिंह ने क्या किया, फिर भी तलवार बंधाई कर को नहीं हटाया, बल्कि जो ये नेता थे, कौन कौन थे, तो देखो ये जो नेता थे फतेहकरण चारण, यहाँ फतेह सिंह नहीं फतेहकरण चारण आएगा, कई जगह फतेह सिंह भी नाम इनका मिलता है, इस वजह से मैंने फतेह सिंह लिखा। तो फतेह सिंह चारण और ब्रह्मदेव दादिच, इन दोनों नेताओं को इन्होंने ठिकाने से निष्कासित कर दिया कि भाई मैं तो कर भी नहीं हटाऊंगा। हालांकि ये जो और नेता थे इनको नहीं निष्कासित किया, लेकिन फतेह सिंह को और ब्रह्मदेव को, मतलब इन लोगों को डराने के लिए कि सुधर जाओ नहीं तो तुम्हें भी यहाँ से निष्कासित कर दूंगा, किसकी सोच थी ये? पृथ्वी सिंह की। तो इन्होंने साथियों डराने के लिए, किसानों को डराने के लिए, किसानों के नेताओं को डराने के लिए फतेह सिंह और ब्रह्मदेव दादिच को इस ठिकाने से निष्कासित कर दिया। कौन से ठिकाने से? बिजोलिया से। इसके बाद में क्या हुआ, 1914 में फतेह सिंह की भी मृत्यु हो गई। लो भाई, कोई सीधी सी बात है, कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं है यहाँ पर। किसी का भी शासन हो, थोड़े बहुत दिन सब उछल कूद लेते हैं, लेकिन टिकता कोई नहीं है। यहाँ की ये खासियत है, बड़े बड़े महाराजा आए और चले गए। तो इसीलिए जीवन में अपने को भी ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है साथियों। अगर अपना भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा हो, अपने को ऐसा लगता है कि नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वो कुछ समय के लिए होता है। इस बात को जीवन में हमेशा ध्यान रखना। 1914 में हो गई फतेह सिंह की मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई? फतेह सिंह की। अब फतेह सिंह का जो लड़का था वो जागीरदार बना। तो फतेह सिंह का जो लड़का था उसका नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह। केसरी सिंह नहीं है ये, केसरी सिंह है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। फतेह सिंह का लड़का था, उसका नाम क्या था? केसरी सिंह इसका नाम था। ये यहाँ का नया जागीरदार बना। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये नाबालिग था, बालिग नहीं था ये। जैसे आजकल क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी मृत्यु अगर गवर्नमेंट नौकरी करते हो जाती है, तो उसके जो बच्चे बच्चियां होते हैं, जो लड़का या लड़की है, अगर उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनको नौकरी नहीं दी जाती जब तक वह बालिग नहीं हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो फतेह सिंह का जो लड़का था केसरी सिंह, साथियों ये यहाँ का जागीरदार तो बन गया, लेकिन कैसा था? नाबालिग। तो अब क्या करोगे भाई? तो देखो बिजोलिया का जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में चला गया? मेवाड़ महाराणा के हाथ में ये नियंत्रण चला गया कि भाई तुम तो वहां के जागीरदार हो। केसरी सिंह वहां का जागीरदार था, लेकिन सारा काम कौन करेगा? जो मेवाड़ का महाराणा है वो टोटल काम करेगा वहां का, उसी के हाथ में टोटल डिसीजन रहेंगे। राणा ने बिजोलिया का मुंशी अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया। एक नया विभाग बना दिया वहां के महाराणा ने, मेवाड़ महाराणा ने, और मेवाड़ महाराणा ने नया विभाग बनाकर बिजोलिया का नया जो एक मुंशी है साथियों, किसको नियुक्त किया? अमर सिंह राणावत को, कि भाई तुम जो निर्णय लोगे वो ही मान्य होंगे यहाँ पर। केसरी सिंह निर्णय नहीं लेगा। निर्णय कौन लेगा अब? अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत किसका आदमी था? मेवाड़ महाराणा का आदमी था साथियों। ठीक है ना, मतलब जो मेवाड़ महाराणा चाहेगा वही तो अमर सिंह राणावत निर्णय लेगा। ठीक है ना, तो टोटल नियंत्रण किसके हाथ में चला गया? बिजोलिया का जो मेवाड़ महाराणा थे उस समय के, उनके हाथ में चला गया। और उन्होंने वहां किसको नियुक्त किया? एक मुंशी को, जिनका नाम था अमर सिंह राणावत। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी के? तो ये इस प्रकार से साथियों, मतलब किसानों को न्याय नहीं मिला
और जो बिजोलिया किसान आंदोलन था इसके प्रथम चरण की समाप्ति हो गई। अभी एक चरण पड़ा अभी अपन ने, इसका दूसरा चरण भी बाकी है और इसका तीसरा चरण भी बाकी है। तो चलिए दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के बारे में, तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा जो चरण है इसका समय हमने ऊपर ही देखा था कि कहां से कहां तक माना जाता है। 1916 से लेकर के 1922 या 1923 भी कई जगह देखने को आपको मिल जाएगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। तो यहां तक बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण माना जाता है। अब देखो पहले चरण में प्रमुख नेता कौन थे? साधु सीताराम दास, और वो ही बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या है? जनक है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा चरण है इसमें आगमन हुआ साथियों विजय सिंह पथिक का। किसका आगमन हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक का आगमन हुआ। विजय सिंह पथिक के बारे में हमने राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है वहां पर बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो साथियों इनका मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का भूप सिंह इनका मूल नाम था। और साथियों इनका जन्म भूप सिंह, ठीक है ना, इनका मूल नाम था। जन्म कब हुआ था इनका? 1882 में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। और साथियों जन्म हुआ था इनका गुड़ावली गांव बुलंदशहर यूपी में, ठीक है ना। ये जो विजय सिंह पथिक है इनके बारे में नॉर्मल जानकारी है। तो देखो अब हम बात करेंगे कि भाई विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या क्या किया, क्या क्या इनका योगदान रहा साथियों, ठीक है ना। देखो विजय सिंह पथिक यहाँ पर आए बिजोलिया में, और बिजोलिया किसान आंदोलन में साथियों इन्होंने अभी मतलब मुख्य रूप से सक्रिय नहीं हुए थे। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आकर के इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। तो देखो विजय सिंह पथिक अभी मतलब जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसमें सम्मिलित नहीं हुए। बात करें हम विद्या प्रचारिणी सभा की, तो विद्या प्रचारिणी जो सभा है साथियों इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। कुछ जगह हरि भाई किंकर भी नाम मिलता है, हरि भाई किंकर। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होता ही होता है, वास्तव में किताबों में अलग अलग जो किताबें हैं उनमें अलग अलग मिलता है। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में और क्लियर करके बता दूंगा। तो कुछ जगह विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना में विजय सिंह पथिक मिलता है और कुछ जगह मिलता है हरि भाई किंकर, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूं। अब इन्होंने यहाँ पर विद्या प्रचारिणी जो सभा है इसका मुख्य उद्देश्य ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके लिए नहीं किया गया था, बल्कि विद्या का प्रचार करने के लिए, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए, अध्यापन कार्य करने के लिए विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और इसमें अध्यापन का कार्य किनके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा में पढ़ाने का काम किया गया था। अब देखो इसके बाद में साथियों जो ये विद्या प्रचारिणी सभा है इसी के अंतर्गत एक सम्मेलन का भी आयोजित हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। और इस सम्मेलन के जो वक्ता थे वो कौन थे? आपके विजय सिंह पथिक जी इस सम्मेलन के वक्ता थे। और इस सम्मेलन में बिजोलिया से सीताराम दास जी भी आए थे, ब्रह्मादेव जी भी आए थे और फतेहकरण भी इस सम्मेलन में आए थे। और यहाँ पर ये जो साधु सीताराम दास जी है इन्होंने कहा कि भाई आपसे निवेदन है, विजय सिंह पथिक से कहा कि आपसे निवेदन है कि आप ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसमें जुड़ जाए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि किनके कहने पर जो विजय सिंह पथिक है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो साधु सीताराम दास जी के कहने पर ही इसी सम्मेलन में इन्होंने कहा था कि भाई आप बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाओ। 1916 में जुड़े थे, मतलब जो विजय सिंह पथिक जी है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? 1916 में जुड़े। किसके कहने से जुड़े थे साथियों? साधु सीताराम दास जी के कहने से, कि भाई उन्होंने कहा कि भाई आगे इस किसान आंदोलन की बागडोर आपके हाथों में है, आपको ही ये किसान आंदोलन संभालना है। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे काम। तो इसके बाद में क्या हुआ? पथिक जी ने बहुत ही गांव गांव जाकर के किसानों को संगठित किया, किसानों को एकत्रित किया, किसानों को जागृत करने का कार्य किया। गांव गांव जाकर के जो वहां की जो गांव की, पहले तो क्या पुरुष इस आंदोलन में थे, लेकिन गांव गांव में जाकर के विजय सिंह पथिक ने वहां की जो महिलाएं थी साथियों बिजोलिया की, उन महिलाओं को भी इस आंदोलन में उतरने के लिए आग्रह किया। तो एक प्रकार से जब पथिक जी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए तो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इस किसान आंदोलन को इन्होंने एक निश्चित व संगठित स्वरूप प्रदान किया था। किन्होंने? विजय सिंह पथिक ने। अब देखो पथिक जी ने 1917 को
ऊपरमाल पंच बोर्ड का भी गठन किया था। किन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किन्होंने किया? तो आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक ने किया भाई। किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। विद्या प्रचारिणी सभा के बारे में मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर जाना साथियों, जरूर जाना। जब आप कमेंट बॉक्स में देखोगे तो आपको मेरा कमेंट मिलेगा कि भाई विजय सिंह पथिक ने इनकी स्थापना की या हरिभाई किंकर ने। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिल्कुल मैं 100% क्लियर करके बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो पथिक जी ने उसके बाद में 1917 में एक समिति का गठन किया जिसका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। क्या नाम था? ऊपरमाल पंच बोर्ड। तो प्रश्न आ गया कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किन्होंने किया? तो आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक ने। कब किया? 1917 में। साथियों ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन इन्होंने किया था वो कौन से गांव में किया था? तो बेरीसाल नामक एक गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? बेरीसाल नामक गांव। इस बेरीसाल नामक गांव में ही विजय सिंह पथिक ने इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में किया था। और ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है इसका अध्यक्ष या सरपंच किसको बनाया था? मन्नालाल पटेल को। किसको? मन्नालाल पटेल को ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष या सरपंच नियुक्त किया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने। और ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है ये क्यों गठित किया गया? क्योंकि इसका मुख्य भाई अब विजय सिंह पथिक किस में आ चुके हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन में आ चुके हैं। तो इनका उद्देश्य, इन्होंने काम करना चालू कर दिया और एक बोर्ड बना दिया। और इस बोर्ड का क्या उद्देश्य रखा ऊपरमाल पंच बोर्ड का? कि भाई हमें लोगों को कर ना देने के लिए प्रेरित करना है, कि आपको कर नहीं देना है जागीरदारों को। इसी वजह से ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया 1917 में। बेरीसाल गांव में सरपंच बनाया मन्नालाल पटेल को और इस बोर्ड का गठन किया पथिक जी ने। कब किया? 1917 में। ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड थोड़ा समझ में आया कि क्या है ये एक साथियों एक संस्था, आप इसको समझ सकते हो कि भाई लोगों को हमें जागृत करना है कि आपको कर नहीं देना है। इसी वजह से इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था। अब आगे क्या हुआ साथियों? देखो इसी ऊपरमाल पंच बोर्ड में इन्होंने साथियों एक पत्रिका भी चलाई थी जिसका नाम था ऊपरमाल डंका। क्या नाम था? इस पत्रिका का नाम था ऊपरमाल डंका। ठीक है, तो ये भी ऊपरमाल पंच बोर्ड के अंतर्गत ही ये पत्रिका इन्होंने चलाई थी। अब जब वहां के जो जागीरदार थे, वहां के जो महाराणा थे, किसानों की बात नहीं सुन रहे, विजय सिंह पथिक की भी बात नहीं सुन रहे, तो विजय सिंह पथिक जी ने थोड़ा दिमाग लगाया कि यार इसको बड़े स्तर पर हमको लाना होगा। तो 1918 में कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। अब वो तो कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन हो रहा है, यहाँ तो बिजोलिया की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया साथियों? विजय सिंह पथिक जी गए कहाँ पर? बंबई में 1918 में। और इन्होंने इस अधिवेशन में किससे मुलाकात की? महात्मा गांधी से मुलाकात की। और इस आंदोलन के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया कि भाई वहां की जनता के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, वहां की जनता से इतने प्रकार के कर लिए जा रहे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। अब गांधी जी थे राष्ट्र स्तर के नेता, तो इनकी बात अलग हो जाती है। तो भाई गांधी जी ने क्या किया? इनका एक निजी सचिव था साथियों जिसका नाम था महादेव देसाई। इससे कहा कि भाई महादेव सुन, वहां जा बिजोलिया। कहाँ जाएगा? मेवाड़ जाएगा। और वहां क्या हो रहा है देख, तू देख का कुछ क्या क्या प्रॉब्लम है चल रही है और इनकी प्रॉब्लम को हल करके आना। भाई महात्मा गांधी जी ने किनको भेज दिया? इनके निजी सचिव महादेव देसाई को। कहाँ भेज दिया? बिजोलिया में भेज दिया। अब महादेव देसाई कहाँ पर आएंगे? बिजोलिया में आएंगे। तो ये आ गए महादेव देसाई बिजोलिया में। और ये मेवाड़ के दीवान रमाकांत से इन्होंने मुलाकात की। किनसे? मेवाड़ के जो दीवान थे उस समय के, जिनका नाम था रमाकांत। रमाकांत से कहा कि अरे क्या कर रहे हो, इतना कर क्यों लगा रहे हो, इतना भी क्या जनता को, किसानों को इतना क्यों शोषित कर रहे हो। इस प्रकार इन्होंने बात की, जिसके कारण अब ये जो मेवाड़ के दीवान थे रमाकांत, इन्होंने सारी बात किनको बताई? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को, कि राणा जी ऐसी ऐसी बात है, गांधी जी ने इनको भेजा और ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। ठीक है ना? तो फतेह सिंह भी करे और कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गांधी जी बुरा मान जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि वही यहाँ के बैठ जाए। तो भाई मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम क्या था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। क्या नाम था इस आयोग का? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। अब इसका गठन कर दिया किसने? महाराणा फतेह सिंह ने। क्यों किया? क्योंकि गांधी जी का सचिव आया था महादेव देसाई यहाँ पर, इसी वजह से। अब इसमें देखो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। तो ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है इसका गठन मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने 1919 ईस्वी में किया था, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य को।
और इसके जो अन्य 2 सदस्य थे उनका नाम था ठाकुर अमर सिंह व न्यायाधीश अफजल अली। क्या नाम था? ठाकुर अमर सिंह और न्यायाधीश अफजल अली, मतलब 3 सदस्यों का ये आयोग था, जिसका अध्यक्ष कौन था? बिंदुलाल भट्टाचार्य, और अन्य 2 सदस्य कौन थे? ठाकुर अमर सिंह और न्यायाधीश अफजल अली। इन 3 सदस्यों का एक आयोग बनाया 1919 में। फतेह सिंह ने कौन सा आयोग बनाया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसका उद्देश्य क्या रखा गया था? किसानों की मांगों की जांच करना, कि भाई किसान क्या क्या मांग कर रहे हैं, तुम इस चीज को जांचो, इस चीज को चेक करो, क्या क्या मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। लेकिन साथियों, इन्होंने जांच भी की, लेकिन कोई कार्यवाही इनकी जांच पर नहीं की गई। मतलब जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, इससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जो महादेव देसाई यहाँ पर आए थे, गांधी जी के निजी सचिव, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे क्या होता है इसके बाद में? तो भाई विजय सिंह पथिक जी ने कुछ तो सोचा होगा कि यार गांधी जी से भी बात करके देख ली, लेकिन इस समस्या का तो कोई हल ही नहीं निकल रहा है। तो उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए निम्न प्रयत्न किए गए। जो वहां के स्थानीय नेता थे, विजय सिंह पथिक जी थे, इनके द्वारा कि हमको क्या करना है, इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना है। ये तो एक निश्चित जगह पर आंदोलन हो रहा है, हमको इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश को ये मालूम होना चाहिए कि बिजोलिया में एक आंदोलन चल रहा है इतने सालों से, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा है। तो इन्होंने अनेक प्रयास किए, उन प्रयासों को हम देखेंगे साथियों। देखो, एक गीत आता है पंछीड़ा गीत। ये जो पंछीड़ा गीत है, इसके लेखक है माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा ये गीत लिखा गया, पंछीड़ा गीत। और ये जो पंछीड़ा गीत था साथियों, गांव गांव जाकर के इस पंछीड़ा गीत को लोगों को सुनाया जाता था कि भाई क्या सुना। इस पंछीड़ा गीत में क्या होता था कि मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे। पंछीड़ा गीत इस प्रकार से ये था साथियों। तो साथियों, इस प्रकार इस गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि भाई जो मेवाड़ के महाराणा हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो हमें उग्र आंदोलन करना है। किनके द्वारा लिखा गया था? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। क्यों लिखा गया था? लोगों में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए। एक साथियों, एक प्रयत्न ये किया गया, तुलसी भील नामक एक व्यक्ति था, इन्होंने पैदल चलकर इस आंदोलन का प्रचार किया कि भाई हम आओ, अब अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इन अत्याचारों को हम अब सहन नहीं करेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़ो और इस किसान आंदोलन को सफल बनाओ। तीसरा जो प्रयत्न था वो था मराठा समाचार पत्र। जो मराठा समाचार पत्र था साथियों, ये बाल गंगाधर तिलक ने पूना से प्रकाशित किया था। किसके लिए? मेवाड़ किसान आंदोलन, जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, इससे संबंधित मराठा समाचार पत्र प्रकाशित किया, ताकि सभी लोगों को ये पता चले कि भाई बिजोलिया में क्या क्या किसानों पर जुल्म हो रहे हैं। एक प्रयत्न किया गया अभ्युदय समाचार पत्र के माध्यम से। भाई ये प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? ये लोगों को बिजोलिया किसान आंदोलन से जोड़ने के लिए, और पूरे देश को ये पता चले कि बिजोलिया किसान आंदोलन इतना उग्र हो रहा है और वहाँ की जो जनता है उन पर कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। ये अभ्युदय समाचार पत्र प्रयाग से प्रकाशित किया। एक समाचार पत्र था जिसका नाम है भारत मित्र, ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। साथियों, नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, यहाँ पर पथिक जी गए और बिजोलिया किसानों पर अत्याचारों का चित्रण करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन इन्होंने यहाँ पर किया। क्योंकि अधिवेशन होते थे तो उसमें बड़े बड़े नेता आते थे, बहुत सारी जनता आती थी, तो जनता देखेगी तो पता चलना ही है। एक राजस्थान सेवा संघ के द्वारा साथियों कुछ अलग अलग जो समाचार पत्र है उनका प्रकाशन किया गया। जैसे राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से, नवीन राजस्थान का प्रकाशन किया 1921 में ब्यावर अजमेर से, तरुण राजस्थान का प्रकाशन किया 1923 में ब्यावर अजमेर से। तो ये सारी चीजें क्यों की गई? बिजोलिया किसान आंदोलन जो है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये सारी चीजें की गई। यहाँ तक क्लियर है सभी के? एक और साथियों, एक और समाचार पत्र आता है जिसका नाम है प्रताप समाचार पत्र। ये कानपुर यूपी से प्रकाशित हुआ था। और ये किसके द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये समाचार पत्र, ठीक है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन में मोस्ट इंपोर्टेंट समाचार पत्र कौन सा है? प्रताप समाचार पत्र। ये कानपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित किया गया था और ये 1913 में ही प्रकाशित कर दिया गया था। 1913 में ही, मतलब तब विजय सिंह पथिक जी इसमें शामिल भी नहीं हुए थे। तो साथियों वहीं से ये प्रकाशित हो रहा था। और प्रकाशित करने वाले कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी नाम था इनका।
इन्होंने इस प्रताप समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो भाई इस समाचार पत्र के कारण भी बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे भारत में चर्चित हुआ था। इसी वजह से प्रताप समाचार पत्र इम्पोर्टेंट हो जाता है। अतः विजय सिंह पथिक ने साथियों गणेश शंकर को चांदी की राखी भी भेजी थी। क्यों भेजी थी? क्योंकि इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में प्रचारित किया था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ऐसा हुआ, अब इतने सारे कार्य किए गए, अलग अलग समाचार पत्र प्रकाशित किए गए, तो इन कारणों के कारण जो बिजोलिया किसान आंदोलन है साथियों वो सुर्खियों में आने लगा। मतलब एक तरह से हेडलाइन बन गया, ब्रेकिंग न्यूज बन गया बिजोलिया किसान आंदोलन। तो भारत सरकार को ध्यान देना पड़ा। तो भारत सरकार ने क्या किया साथियों, 1922 में किसानों के आंदोलनों की उग्रता देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया 4 फरवरी 1922 को। कब की गई? एक समिति का गठन 4 फरवरी 1922 को, कि जाओ भाई तुम्हें वहां पर जाकर के जो बिजोलिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो देख कर आओ और वहां की समस्या को समाप्त करके आओ। तो साथियों राजपूताना के एजीजी थे, एजीजी क्या नाम था? देखो एजीजी एक पोस्ट होती थी, ठीक है ना, एजीजी एक पोस्ट होती थी। तो राजपूताना के जो एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड, ये कहां पर आए? टीम लेकर के बिजोलिया में आए और इन्होंने किसानों से वार्ता की। किसानों से मतलब जो किसानों के नेता थे उनसे वार्ता की, बताओ भाई क्या समस्या है। कौन आया बिजोलिया में? रॉबर्ट हॉलैंड। क्यों आया? क्योंकि भारत सरकार ने भेजा था एक समिति का गठन करके 4 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को इनकी किससे वार्ता हुई? बिजोलिया के किसानों से, मतलब वहां के नेताओं से बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई देखो 84 प्रकार के कर लगा रखे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, हम दे भी नहीं पाएंगे। तो 84 प्रकार के करों में से इन्होंने रॉबर्ट हॉलैंड जो आए थे 35 प्रकार के जो कर है इनको समाप्त कर दिया कि भाई इन 84 प्रकार में से ये 35 प्रकार के कर सही नहीं है, बाकी के कर ठीक है, इसी वजह से हम इन 35 करों को समाप्त करते हैं। तो इन 35 प्रकार की जो कर या लागतें थी इनको समाप्त कर दिया गया। अब इनको समाप्त किसने किया? रॉबर्ट हॉलैंड ने। लेकिन जो मेवाड़ वाले थे, तो साथियों रॉबर्ट हॉलैंड ने तो 84 प्रकार में से 35 कर समाप्त कर दिए, लेकिन ठिकाने ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, हम नहीं मानने वाले, हम तो 84 प्रकार के ही कर लेंगे। अब मान ही नहीं रहे तो क्या करें, ये तो लौट गए वापिस और कुछ मतलब नहीं निकला इसका भी। 1923 को बेंगू किसान आंदोलन के तहत पथिक जी को 5 वर्ष की सजा हुई और पथिक जी को, विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पथिक जी इस आंदोलन से पूर्णतः अलग हो गए। यह आपका दूसरा अध्याय समाप्त होता है। मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण ये समाप्त होता है। साथियों देख लो भाई 1923 में क्या हुआ, बेंगू किसान आंदोलन में भी विजय सिंह पथिक का नाम था। तो इस कारण से साथियों उनको वहां पर 5 साल की सजा दी गई कि भाई विजय सिंह पथिक को 5 साल का कठोर कारावास दिया जाता है। तो इनको गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार कर लिया तो साथियों सारा जो कार्यभार है वो किसके हाथों में आ गया? माणिक्य लाल वर्मा के हाथों में आ गया और ये दूसरे चरण की समाप्ति हुई। अब हम देखेंगे साथियों विजय सिंह पथिक यहाँ से अलग हो गए जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। अब हम दूसरे चरण को समाप्त कर चुके हैं, तो अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका तीसरा चरण देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण की, तो ये चला था 1923 से लेकर के 1941 तक। कब से कब तक? 1923 से लेकर के 1941 तक। अब विजय सिंह पथिक तो यहाँ से चले ही गए, गिरफ्तार कर लिया उनको। तो यहाँ के जो प्रमुख नेता थे साथियों उनमें नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा का, राम नारायण चौधरी का। माणिक्यलाल वर्मा 2 बार हो गया ना, एक आता है जमनालाल बजाज का और एक आता है साथियों हरिभाव उपाध्याय का। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हरिभाव उपाध्याय भी होना चाहिए। 2 बार माणिक्यलाल वर्मा का मैंने नाम लिख दिया, तो ऊपर माणिक्यलाल वर्मा है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो डबल आ रहा है इसकी जगह कर लेना आप हरिभाव उपाध्याय। इनका मुख्य रूप से नाम आता है, देखो राम नारायण चौधरी की जो पत्नी थी अंजना देवी चौधरी, इनका भी बिजोलिया किसान आंदोलन में नाम आता है। पूछा जा सकता है कि अंजना देवी चौधरी किनकी पत्नी थी, तो आंसर रहेगा राम नारायण चौधरी की। इन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था साथियों, किसमें? बिजोलिया किसान आंदोलन में। और एक नाम किसका आ रहा है? जमनालाल बजाज का। तो देखो यहाँ पर हम कौन कौन से नाम देखे, एक तो माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण के प्रमुख नेता, राम नारायण चौधरी तीसरे चरण के प्रमुख नेता, हरिभाव उपाध्याय तीसरे चरण के प्रमुख नेता और जमनालाल बजाज तीसरे चरण के प्रमुख नेता। जो राम नारायण चौधरी है इनकी पत्नी का नाम क्या था? अंजना देवी चौधरी। इन्होंने भी
इस बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया था साथियों। तो चलिए तीसरे चरण के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो बात आती है सन डायरेक्टली 1941 की। बीच में तो किसान विद्रोह करते रहे, तो बात आती है डायरेक्टली 1941 की। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। और मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? टी विजय राघवाचार्य। तो साथियों हुआ क्या कि इस आंदोलन का कुछ हल नहीं निकल रहा था। इतने साल हो गए थे, मतलब 44 साल हो चुके थे इस किसान आंदोलन को। तो ये जो महाराणा भूपाल सिंह है, इन्होंने मेवाड़ के प्रधानमंत्री से कहा कि अरे इसका कोई सोल्यूशन करो यार, इसका हल करो इसका। तो टी विजय राघवाचार्य ने क्या किया? मेवाड़ के राजस्व विभाग के मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। क्या नाम था? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। ये मेवाड़ के राजस्व विभाग के मंत्री थे। इनसे कहा कि बिजोलिया जाओ और इस समस्या का लास्ट समाधान करके आओ, दोबारा इस किसान आंदोलन में कुछ नहीं सुनाई देना चाहिए, इसको समाप्त कर दो एक तरह से, ठीक है ना। तो अब कौन जाएगा? जो बिजोलिया है वहां कौन जाएगा साथियों? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो राजस्व विभाग के मंत्री थे। अब ये आगे कहां पर? बिजोलिया में। देखो आगे क्या हुआ। मोहन सिंह मेहता व विल्किंसन ने किसानों के साथ समझौता किया, किसानों की मांगे मान ली गई और अंततः 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो लास्ट में कौन आए थे? मोहन सिंह मेहता और विल्किंसन दोनों कहाँ आए थे? बिजोलिया में। किसानों की मांगे मान ली गई और ये किसान आंदोलन एक तरह से सफल हो गया, लेकिन बहुत ही मुश्किल से 44 सालों में साथियों। तो ये था आपके कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। कुछ विशेष चीजों को और देख लेते हैं जहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है साथियों। देखो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 44 वर्षों तक चला। कितने, कहां से कहां तक? 1897 से लेकर के 1841 तक ये चला। कितने साल चला? 44 साल। ये विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन है। पूछ लिया जा सकता है कि विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा है? तो आंसर क्या रहेगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा है? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर पूछ ले कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, तो आपका आंसर क्या रहेगा? बिजोलिया किसान आंदोलन ही राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है। भारत का पहला अहिंसात्मक व संगठित किसान आंदोलन है साथियों। ये पहला अहिंसात्मक, मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा इस किसान आंदोलन में नहीं हुई और फिर भी यह संगठित किसान आंदोलन रहा। तो साथियों इन सभी की पीडीएफ आपको स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर मिलेगी और इसके जो टेस्ट है, इसके 30 प्रश्नों का टेस्ट आपको कल स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर 149 रुपए वाली टेस्ट सीरीज में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।